हेलो बच्चों। तो आज हम कहाँ से देखेंगे? तो हमने देख लिया था ऑस्मोटिक प्रेशर तक देख लिया था, और आज हम देखेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है जी। रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में, ठीक है जी। तो चलिए, मान लीजिए अपने पास एक बीकर है और एक दूसरा बीकर है, ठीक है जी। और दोनों के बीच में एक पाइप है और जिसके बीच में क्या है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है जी। क्या है ये चीज़? तो ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है जी। अच्छा, ये बीकर भी बंद है और ये बीकर भी बंद है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर कोई सॉल्यूशन है? इसके अंदर क्या है अपने पास? तो कोई सॉल्यूशन है अपने पास, सॉल्यूशन, ठीक है जी। कोई भी सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन है? मान लीजिए एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। और एक ये वाला बीकर है, तो इसके अंदर अपने पास क्या है? तो यहां अपने पास है प्योर वाटर, प्योर वाटर, ठीक है जी। यहां अपने पास है सॉल्यूशन और यहां है अपने पास प्योर वाटर। अच्छा जी, अब एक बार बताइए, कंसंट्रेशन कहां कम है? तो यहां कंसंट्रेशन कम है, लो कंसंट्रेशन है, ठीक है जी। और लो कंसंट्रेशन है तो इसका मतलब सॉल्वेंट यहां ज्यादा होगा, और सॉल्वेंट ज्यादा होगा तो इसका मतलब सॉल्वेंट का प्रेशर ज्यादा होगा और फ्लो इधर से इधर हो रहा होगा, ठीक है जी। और क्या चल रहा होगा? तो ऑस्मोसिस चल रहा होगा, ऑस्मोसिस, ठीक है जी। अच्छा, अब एक बात देखिए, अब हमने ये बात देख ली थी कि अगर मैं यहां से कोई एक्स्ट्रा प्रेशर पाई लगा दूं तो क्या हो जाएगा? तो ये इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर बराबर हो जाएगा और ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा? तो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है जी। ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगा अगर मैं यहां से कंसीडरेबल प्रेशर या मैं कहूं पाई प्रेशर लगा दूं ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद, जिसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दूं तो क्या हो जाएगा? दोनों तरफ से प्रेशर बराबर हो जाएगा और ये फ्लो रुक जाएगा। अब एक बात सोचिए, अगर मेरा जो यहां का प्रेशर है वो मैं पाई से कुछ और बढ़ा दूं, यानी कि यहां का जो प्रेशर है, यहां कुछ पी प्रेशर लगा दूं जो ग्रेटर देन पाई हो, तो क्या होगा? और अगर प्रेशर ग्रेटर देन पाई हो गया तो मतलब इस तरफ का प्रेशर जो है इस साइड का वो बढ़ जाएगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के ऊपर, और जो फ्लो पहले नहीं हो रहा था, या पहले तो यहां से यहां हो रहा था फिर होना रुक गया था, तो अब वो फ्लो यहां से यहां यानी कि उल्टा होने लग जाएगा। जो स्पॉन्टेनियसली या जो अपने आप फ्लो होता है उससे उल्टी डायरेक्शन में, यानी कि कम, जो हमारा पहले फ्लो होता था कम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, अब वो क्या होने लगेगा? तो ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ, या मैं कहूं कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन या हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ उल्टा फ्लो होने लगेगा, पहले वाले से उल्टा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे? इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। अगेन फ्लो किस चीज का होगा? तो इधर सॉल्यूशन है, इधर क्या है? प्योर सॉल्वेंट था। अब फ्लो यहां से यहां सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ हो रहा है, ठीक है। और हमें पता है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिर्फ किसको अलाउ करती है पास करने के लिए? तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को। तो यहां सिर्फ किसका फ्लो होगा रिवर्स ऑस्मोसिस में? तो सिर्फ सॉल्वेंट का फ्लो होगा, सोल्यूट का कोई फ्लो नहीं होगा, ठीक है जी। तो क्या होगा? सॉल्वेंट का फ्लो होगा, सोल्यूट का फ्लो नहीं होगा। चलिए एक इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। तो आपने जरूर आरओ सिस्टम के बारे में सुना होगा जो वाटर प्योरिफिकेशन के काम आता है। वाटर प्योरिफिकेशन, ठीक है जी, वाटर प्योरिफिकेशन। और ये जो वाटर प्योरिफिकेशन के काम आरओ आता है ये वही रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। समझते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है जी। अच्छा, हाँ जी, एक बीकर, इससे पाइप से जुड़ा हुआ क्या? दूसरा बीकर, ठीक है जी। और इस पे भी पिस्टन और इस पे भी पिस्टन, ठीक है जी। अच्छा, इस तरफ मान लीजिए मैंने क्या भरा और बीच में क्या? तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन,
ठीक है जी। अच्छा अब देखिए, इसमें मैंने क्या भर दिया, इसमें मैंने भर दिया मान लीजिए इम्प्योर वाटर, इम्प्योर वाटर, ठीक है जी। और इधर मैं क्या भर दूंगा, तो इधर मैं भर दूंगा प्योर वाटर, ठीक है जी। यहां भर दूंगा मैं यहां मैं भर दूंगा प्योर वाटर, ठीक है जी। अच्छा अब एक बात समझिए, अब नॉर्मली अगर मैं कोई इधर इधर से कोई प्रेशर ना लगाऊं, सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लगने दूं, तो क्या होगा, तो यहां प्योर सॉल्वेंट है या प्योर वाटर है मैं कहूं तो, और यहां है कुछ वाटर प्लस इंप्योरिटीज यानी एक सॉल्यूशन की तरह एक्ट करेगा, तो यहां हम कहेंगे कि भाई यहां कंसंट्रेशन कम है यानी कि सॉल्वेंट ज्यादा है, पानी ज्यादा है, तो यहां से यहां फ्लो होना चाहिए नॉर्मली, ऑस्मोसिस के हिसाब से यही होगा, ठीक है जी। ऑस्मोसिस के हिसाब से क्या होगा, तो वाटर की तरफ से इधर फ्लो करेगा, पर हम क्या करते हैं, तो यहां पे एक कोई प्रेशर लगा देते हैं P जो कि ग्रेटर देन पाई है, विच इज ग्रेटर देन पाई, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर हम इस तरफ या इम्प्योर वाटर की साइड में हम लगा देते हैं। और जैसे हम वाटर की साइड, इम्प्योर वाटर की साइड में प्रेशर लगाएंगे जो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, तो क्या होगा, तो ये फ्लो उल्टी तरफ, उल्टे डायरेक्शन में होने लगेगा, रिवर्स डायरेक्शन में होने लगेगा, और मैं कहूं इस तरफ। अच्छा अब बीच में क्या लगा हुआ है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करेगी, तो सिर्फ वाटर को अलाउ करेगी, ये किसको अलाउज ओनली वाटर, नॉट इंप्योरिटीज, इंप्योरिटीज को अलाउ नहीं करेगी क्योंकि उनका साइज बड़ा है भाई, ठीक है। और वैसे भी हमें पता है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या अलाउ करती है, तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करती है, ठीक है जी। और जब यहां से यहां सॉल्वेंट मूव करेगा तो सिर्फ कौन मूव करेगा, तो यहां सिर्फ वाटर मूव करेगा, ठीक है जी। और क्या होगा, तो इम्प्योर से और प्योर की तरफ वाटर आने लगेगा, ठीक है जी। और इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू क्या बोल देते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस से का यूज करके और वाटर प्योरिफिकेशन, ठीक है जी, वाटर प्योरिफिकेशन, ठीक है जी। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। तो इतना ध्यान से देख लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं और चलते हैं आगे। अच्छा जी, तो यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया, तो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चारों कंप्लीट हो, पूरी कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है जी। अच्छा अब हम क्या पढ़ेंगे, तो अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और हेडिंग हम बनाएंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास या want ऑफ फैक्टर, ठीक है जी, रिप्रेजेंट करेंगे आई से। अच्छा अब समझते हैं कि ये है क्या, ठीक है जी। अच्छा चलिए, तो मान लीजिए मैंने पानी लिया, पानी, ठीक है जी, पानी, वाटर ले लिया जी, ठीक है जी। और ऊपर से मैंने क्या डाल दिया, तो मान लीजिए मैंने डाल दिया NaCl। अच्छा मैंने वाटर लिया और NaCl डाल दिया, या मान लीजिए मैं KCl डाल देता हूं, NaCl रहने देता हूं, मैं KCl डाल देता हूं, ठीक है जी, KCl डाल देता हूं मैं, वैसे NaCl भी डाल सकते हैं, बात वही है, ठीक है, बट KCl का हमारे पास डेटा अवेलेबल है, इसलिए हम KCl का एग्जांपल लेंगे, समझने में आसानी होगी हमें, ठीक है जी। अच्छा हमने KCl डाल दिया जी ऊपर से। अब क्या होता है, तो हमने सोचा कि चलिए भाई 1 kg वाटर में और 1 मोल KCl मैंने डाला है, 1 मोल क्या डाला है, KCl, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, तो मैंने निकाला, मान लीजिए कोई भी हम मान लेते हैं कि हमें क्या निकालनी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें कोई भी निकालनी है, हम मान लेते हैं मैंने निकाला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB, ठीक है जी। फॉर्मूला हो जाएगा Kb इंटू M यानी कि मोलैलिटी। अच्छा Kb की वैल्यू क्या है वाटर के लिए, तो वो है 0.83 केल्विन किलोग्राम मोल -1 या केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है जी। अच्छा तो डेल्टा TB की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
इज इक्वल टू KB 0.83, ठीक है जी, इनटू मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है W2/M2 गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, या W1 लिख लूं, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है जी, इन ग्राम। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 0.83 इंटू W2 कितना है, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 1 मोल ऑफ KCl, और 1 मोल ऑफ KCl का हम जो मोलर मास निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, मोलर मास ऑफ K प्लस Cl, तो K का होता है अपने पास 39 और प्लस Cl का अपने पास होता है 35.5, तो ये हो गया कुछ 74.5 ग्राम पर मोल, ठीक है जी, इतना हो गया। एक मोल कितना हो गया, सॉरी ग्राम पर मोल, ग्राम, ठीक है जी, तो 74.5 ग्राम हो गया, ठीक है जी। तो 74.5 डिवाइडेड बाय मोलर मास भी इतना कितना आ गया, 74.5, ठीक है जी। एक मोल दिया है तो गिवन मोल भी, मतलब सॉरी गिवन मास भी उतना ही है और मोलर मास भी उतना ही है, क्योंकि भाई एक मोल दिया है ना, एक मोल का एक मास कितना आ गया 74.5 और उसका मोलर मास भी होता है 74.5। अच्छा जी, इनटू 1000 बाय W1 गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, वो 1000 ग्राम है, वाटर 1 kg दिया है, 1000 कट गया, ये कट गया, 1 आ गया, ठीक है जी। तो डेल्टा TB की जो अपनी वैल्यू अपन ने कैलकुलेट की वो आई 0.83, ठीक है जी। अच्छा, अब जब इसी वैल्यू को एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया, जब इसी वैल्यू को एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया, ये वैल्यू तो कौन सी थी, तो कैलकुलेटेड लिख लो इसको, तो कैलकुलेटेड भाई अपन ने निकाली थी, ठीक है, कैलकुलेटेड या ऑन पेपर जो वैल्यू आई है, ऑन पेपर जो वैल्यू आई है अपनी, जो पेपर पे मैंने कैलकुलेट की है। अच्छा जी, एक्सपेरिमेंटल जो हमने रिजल्ट्स देखे तो इसकी जो वैल्यू आई वो आई डेल्टा TB इज इक्वल टू 1.66, ठीक है जी। क्या आई, डेल्टा TB की वैल्यू आई 1.66। अब हमें लगा कि भाई क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक है जी। तो अब हमें क्या लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई, तो चलिए समझते हैं कि ये गड़बड़ क्या हुई। क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो डिफरेंट आ रही है और हमने जो वैल्यू निकाली है वो डिफरेंट आ रही है। तो पहले तो इस चीज को जो समझाया वो किसने समझाया, तो वो समझाया वेंट हॉफ ने। तो ये जो एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ आई थी किसकी वजह से, इसको किसने एक्सप्लेन किया, इसने को किया वेंट हॉफ ने एक्सप्लेन। हम देखते हैं कि कैसे किया। तो वेंट हॉफ ने कहा कि भाई देखो, जो गड़बड़ हुई है वो हुई है तुम्हारे मोलर मास में। क्या बोला कि वेंट हॉफ ने क्या बोला कि जो गड़बड़ है वो किसमें है, मोलर मास में है। यानी कि हमने जो मोलर मास KCl का लिया था, यानी कि जो हमने कैलकुलेट करके लिया था मोलर मास 74.5 ग्राम, ये गलत है। और वो बोला, तो उससे पूछा गया कि भाई क्यों गलत है, तो उसने देखिए किस तरह से प्रूफ दिया। तो बोले देखिए, एक बार आप मोलर मास निकाल के देखिए इस वैल्यू को डेल्टा TB की जगह रख के, यानी कि डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, ठीक है जी। और उसमें डेल्टा TB की वैल्यू ये रखिए और फाइंड आउट कीजिए कि मोलर मास क्या आएगा। तो जी डेल्टा TB की वैल्यू मैंने 1.66 रख दी, इज इक्वल टू KB की वैल्यू 0.83 आ गई, ठीक है जी। और W2 यानी गिवन मास ऑफ KCl जो कि अपने पास वही है 1 मोल यानी कि 74.5, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद से मोलर मास कहा कि भाई आप निकालिए, फाइंड आउट कीजिए इससे, ठीक है। और इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट जो हमने लिया है, जो कि 1 kg है, 1 kg, ठीक है जी, 1 kg है अपने पास। अच्छा जी, तो 1000 से 1000 कट गया, ठीक है जी। अच्छा, और जो मोलर मास की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.83 इंटू 74.5 डिवाइडेड बाय 1.66, ठीक है जी। तो हमारे पास जो मोलर मास की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, तो ये कुछ अपने पास आ जाएगी 37.25 आ जाएगी अपने पास मोलर मास की वैल्यू, ठीक है जी। 37.25 आ जाएगी अपने पास मोलर मास की वैल्यू। बोला अगर इसको अब पुट करेंगे, देखिए अगर 37.25 मोलर मास अगर हम पुट करके चलेंगे तो क्या होगा, तो जो वैल्यू है वो करेक्ट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बराबर आएगी। बोला यार ये तो समस्या है, क्योंकि हमें कैसे पता लगेगा, हम हर बार अब हमें तो ये डेल्टा TB निकालना होता है और आप कह रहे हो कि भाई मोलर मास ही आप डेल्टा TB की वैल्यू पुट करके निकालो, तो हर बार ऐसा कैसे चलेगा। तो इसका उसने कुछ सॉल्यूशन दिया और देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन दिया।
तो उसने कहा, क्या कहा कि देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपके पास जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको थोड़ा सा अपडेट करना है और ये काम चल जाएगा, ठीक है जी, और आपकी वैल्यूज जो हैं वो सही आने लगेंगी। तो उनसे जब पूछा गया क्या हमें करना है, तो चलिए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। अच्छा चलिए देखते हैं, उन्होंने कहा कि आपकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है उसको आपको थोड़ा सा अपडेट करना है और आपकी सारी वैल्यूज करेक्ट आएंगी। देखते हैं वो क्या करेक्शन है, ठीक है जी। मान लीजिए हमारे पास डेल्टा टीबी वाला ही फॉर्मूला है, तो उन्होंने बोला कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, आप लिखते आए हैं केबी इंटू मोलैलिटी, ये लिखते आए हैं आप हमेशा से, ठीक है जी। अच्छा उसने बोला कि यहाँ आप आई और ऐड कर लीजिए बस एक, और आपका काम चल जाएगा। आई ऐड करने से बोले कैसे फर्क पड़ेगा, तो बोले देखिए देखते हैं, और पहले तो समझते हैं कि आई क्या है, ठीक है जी। तो उन्होंने बोला कि आई क्या है, तो आई है जी नॉर्मल, या मैं कहूं कि कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ठीक है जी। आई की वैल्यू हो जाएगी नॉर्मल या कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ठीक है जी। अच्छा ये जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास है ये क्या है, तो ये वो मोलर मास है जो उनने निकाला था कोलिगेटिव वैल्यू की, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू को पुट करके, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को यहां पे पुट करके, और ये जो मास आया था ये नॉर्मल से कुछ अलग था, इसलिए इसको और भी क्या कहते हैं, ऑब्जर्व्ड के अलावा इसको क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है जी, एबनॉर्मल, ठीक है जी। तो एबनॉर्मल मोलर मास बोलते हैं। अच्छा जी, तो एबनॉर्मल मोलर मास उनने पुट करने के लिए बोल दिया हमें, बोले कि अगर जी इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की फॉर्म में पुट करना हो, हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की दोनों वैल्यू हो, तो क्या करेंगे, तो बोले तो भी सिंपल है। बोले देखिए मोलर मास जो भी है, जो भी मोलर मास है वो किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ले लीजिए, मान लीजिए इसी को ले लेते हैं, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई, या आई लगा लेते हैं, ठीक है, के बी इंटू एम, ठीक है जी, वेयर के बी तो के बी रहेगा और एम क्या हो जाएगा, तो W2 बाय M2 इंटू 1000 बाय W1, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये, ठीक है जी, ये तो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है जी, और ये क्या है, तो मोलर मास, मोलर मास। देखिए एक बार दोनों का रिलेशन देखिए, इनवर्स है दोनों का रिलेशन, तो हम कह सकते हैं ना कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, ठीक है जी। अच्छा तो अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की टर्म में इसी आई को लिखना हो तो हम आई को क्या लिख देंगे, तो आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड, ठीक है जी, वैल्यू, या मैं कहूं एबनॉर्मल वैल्यू, एबनॉर्मल वैल्यू, एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और डिवाइडेड बाय क्या, तो कैलकुलेटेड वैल्यू, यानी कि जो हमने कैलकुलेट की है, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है जी। अच्छा जी, ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बातें जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूलाज की तरह यूज होंगी डायरेक्टली, ठीक है जी। अगर मोलर मास ले ले तो नॉर्मल बाय ऑब्जर्व्ड, और अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ले ले तो ऑब्जर्व्ड बाय नॉर्मल, ठीक है जी। इसको समझिए, बस जैसे ही हम इसको समझ लेंगे तो इसके बाद हमारा मामला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए एक बार आगे चलते हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार और आगे चलते हैं। तो हम आई की वैल्यू निकालना सीख चुके हैं, ठीक है जी, आई की हमने वैल्यू निकालना सीख लिया है। अब चलिए अब हम सीखते हैं कि ये आई सच में क्या होता है, वैल्यू किस किस चीज पे डिपेंड करती है, ठीक है जी, और बाद में सीखेंगे एक ट्रिक इसको निकालने की, ठीक है जी। आइए देखते हैं, तो हम बात करें आई की, यानी कि वेंट ऑफ फैक्टर की। आई को क्या बोलते हैं, तो वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है जी, वेंट ऑफ फैक्टर यानी कि आई, इसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, ठीक है जी। अब समझिए
कि क्यों जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू थी वो डबल आई थी, क्यों वो ज्यादा वैल्यू आई थी, और जितनी हमने चाही थी उतनी, या जितनी हमने कैलकुलेट करके निकाली थी उतनी नहीं आई, उससे ज्यादा आई। चलिए देखते हैं उसके पीछे क्या रीजन है। हमने लिया था जी सॉल्यूट KCl, और जैसे ही KCl वाटर में गया तो ये आयनाइज हो गया K+ और Cl- में, ठीक है जी, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट गया। अब देखिए, अब मैंने बाहर से मान लीजिए एक KCl डाला होता तो अंदर वो एक K पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव में टूट जाता है, ठीक है जी। अच्छा, अब एक बात समझिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस चीज पे डिपेंड करती है? तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने देखा है अमाउंट या नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, ठीक है जी। मैंने डाला था एक, अंदर जाके कितने हो गए? 2। मैंने डाला था एक और अंदर जाके हो गए 2। अब मैं एक के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूं और असली जो वैल्यू आएगी वो कितने के हिसाब से आएगी? 2 के हिसाब से। क्यों? क्योंकि अंदर टूट के तो भाई वो 2 हो गए ना, ठीक है जी। अच्छा, एक और बात समझिए, अगर मान लीजिए मैंने 1 मोल डाला होता, 1 मोल इसका, ठीक है जी, KCl का, तो वो 1 मोल K पॉजिटिव और 1 मोल Cl नेगेटिव में टूट जाते सिमिलरली। तो ये भी सिमिलरली 2 मोल हो गए। देखिए, मैंने डाला था 1 मोल और हो गए 2 मोल। अब आप एक बात सोच रहे होंगे कि यार ये KCl है और ये K पॉजिटिव है, ये Cl नेगेटिव है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। कहने का मतलब ये है कि क्योंकि ये इन दोनों का इकट्ठा है तो इसकी वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए भाई, K पॉजिटिव और Cl, या मैं ये कहूं कि भाई K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये भले ही 2 अलग अलग चीजें पर बनी तो इससे ही हैं, तो इनकी और इनकी वैल्यू एक जैसी आनी चाहिए। इसका जवाब ये है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कुछ नहीं पड़ी है कि किसी का नेचर कैसा है, कौन कैसा है, चाहे वो उसी से टूट के बना हो। कहने का मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसा एक इस तरह का सिस्टम है, मान लीजिए वो एक पूरे ह्यूमन बीइंग को भी एक गिनेगा और एक ह्यूमन बीइंग जो जिसका हाथ टूटा हुआ है और हाथ अलग से है वो उनको 2 गिनेगा। भाई एक ह्यूमन और दूसरा उसका हाथ 2। उसको क्या चाहिए? उसको कहने का मतलब है उसको सिर्फ नंबर से मतलब है, उसको कोई मतलब नहीं है कि ये आधा है, पूरा है, आयन है, कंपाउंड है, क्या है, उसको कोई मतलब नहीं है, एटम है, कुछ भी हो, उसके लिए सिर्फ क्या मैटर करता है? नंबर, या मैं कहूं अमाउंट, ठीक है जी। तो अगर ये टूट गया 2 में तो अमाउंट भी इसका कोलिगेटिव के हिसाब से डबल हो गया, ठीक है जी। वो किस पे डिपेंड करती है? वो सिर्फ नंबर या अमाउंट पे डिपेंड करती है। अच्छा, अब समझिए, तो जैसे ये 2 हुआ होगा, ठीक है जी, जैसे ही ये 2 हुआ होगा तो क्या हुआ होगा? तो हमने जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जितनी कैलकुलेट की थी, ठीक है जी, उससे डबल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी क्योंकि अमाउंट डबल हो गया, ठीक है जी। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए अपना डेल्टा टी भी वो पुराना वाला ले लेते हैं, 0.83 था और इनटू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। इसको क्या कह सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ मोल्स पहले अपने पास 1 था, इंटू 1000 डिवाइड बाय 1000 था और ये कुछ 0.83 आ रहा था। पर अब क्या मैंने जो 1 मोल भेजा था वो 1 मोल है? नहीं, अब वो 2 मोल हो गए हैं, तो इसका मतलब यहां वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है जी। या इसको इस तरह से मत समझिए, इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। कहने का मतलब क्या था कि पहले जो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे असर डाल रहा था, अब वो अंदर जाके कितने हो गए? 2। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे असर कितना पड़ेगा? डबल, ठीक है जी। और ये आई असल में यही है। ये आई क्या है? तो आई है कि एक पार्टिकल जो हमने ऊपर से डाला था उसके कितने पार्टिकल हो गए अंदर जाने के बाद। अगर मैं आई की सही डेफिनेशन लगाऊं तो आई की सही डेफिनेशन क्या है कि मैंने ऊपर से अगर 1 डाला तो अंदर जाके वो कितनों में टूट गया या कितना बन गया उस 1 से, उसको हम क्या कह देंगे? उसको हम कह देंगे आई। समझिए, यहां 1 से कितना बना था? 1 KCl से 2 हिस्सों में टूटा था ना, KCl 2 में टूटा था। और आपने ध्यान दिया हो तो आई की वैल्यू भी यहां पे कितनी आई थी? तो 2 आई थी, ठीक है जी। आपने देखा होगा कि 37.25 तो आया था 74.5 तो था नॉर्मल मास और 37.25 क्या आ गया था? 37.25 अपने पास आ गया था ऑब्जर्व्ड मास, ठीक है जी। तो इसको 2 और आई की वैल्यू कितनी आ गई थी? 2 आ गई थी अपने पास, ठीक है जी। उस क्वेश्चन में आप पुट करके देख सकते हैं आप अगर चाहे। सिमिलरली ऑब्जर्व्ड वर्सेस उससे कर लीजिए, आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यही होता है। ऑब्जर्व्ड कितनी आई थी? तो आई थी
1.66 और ये आया था 0.83, कैलकुलेटेड आई थी 0.83, ऑब्जर्व आई थी 1.66, ये देखिए 2। कहने का मतलब कॉलिगेट या आई क्या है, तो आई है कि इस पार्टिकल ने सॉल्यूशन में जाने के बाद कितने टुकड़ों में टूट गया या क्या हुआ इसके साथ, इसका कैलकुलेशन ही आई है। ठीक है जी, एक और एग्जांपल लेते हैं और चलिए समझते हैं। ठीक है जी, तो अगर मैं आई को डिफाइन करने लगूं तो ये क्या है, तो द नंबर इन विच वन पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट गॉट ब्रेक्ड या एसोसिएटेड। एसोसिएटेड का भी हम एग्जांपल लेंगे, अभी तो हमने ब्रेक का एग्जांपल लिया, हमने सिर्फ ब्रेक का एग्जांपल लिया है कि एक ने इकट्ठा होके या एक ने टूट के कितना बना लिया। ठीक है जी, जब एक 2 बना रहा था तो आई की वैल्यू 2। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कोई अपने पास ऐसा कुछ हो और ये टूट के और ये बना ले, ठीक है जी, Al3 पॉजिटिव और 3Cl नेगेटिव। अच्छा ध्यान दीजिए, एक मैंने डाला अगर ऊपर से तो अंदर जाके कितने 1 और 3 कितने 4 पार्ट हो गए इसके। ठीक है जी, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ठीक है जी, देखिए बहुत आसान ट्रिक है, ये दुनिया की सबसे आसान ट्रिक है। अच्छा इसी को अगर हम एसोसिएशन पे लगाने की कोशिश करें, चलिए देखते हैं इसको एसोसिएशन पे कैसे लगाते हैं। ठीक है जी, तो इसका अपने पास एक एग्जांपल है कि इथेनोइक एसिड, ठीक है जी, CH3COOH, ये जब बेंजीन में डालते हैं ना, बेंजीन के साथ मिक्स करते हैं तो ये डाइमर की फॉर्मेशन कर लेते हैं, डाइमर। ठीक है जी, चलिए देखते हैं ये डाइमर क्या होता है और कैसे इसकी फॉर्मेशन करते हैं। पहले तो देखिए करते कैसे हैं, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां क्या होता है OH। ठीक है जी, और यहां पे लगा होगा C, यहां पे डबल बॉन्ड O, यहां पे O, यहां पे H, ये और ये क्या कर लेते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है जी, ये और ये क्या है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस तरह से ये एक डाइमर की फॉर्मेशन कर लेते हैं जैसे ये बेंजीन के अंदर घुलता है। अब हमें क्या पता है, तो देखिए क्या हुआ, तो भाई एक CH, जब मैंने CH3COOH जब मैंने 2 डाले तो वे दोनों मिलके क्या बन गए, तो CH3COOH का होल ट्वाइस, यानी कि एक मॉलिक्यूल बन गए। मैंने डाले 2 तो यहां बन गया 1। अब देखिए आई क्या होता है, आई होता है कि 1 का क्या हुआ, तो देखो 2 से 1 बन गया, तो यानी 1 से कितना बना होगा 1/2। देखिए दो मॉलिक्यूल इकट्ठे होकर 1 बन गए, तो 1 मॉलिक्यूल मतलब आधे में कन्वर्ट हो गया होगा। भाई लीगली तो यही आंसर है। देखिए 2 से बनाए, पहले क्या हुआ था 1 से बना 2, पहले ऐसा हुआ था ना KCl वाले में, K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो 1 से बने थे 2। सिमिलरली यहां क्या हुआ था नीचे वाले केस में, तो 1 से बने थे 4। ठीक है जी, यहां क्या हुआ है तो 2 से 1 बना है, यानी 1 से कितना बना है तो हाफ, तो इसकी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 1/2। खत्म हो गया सवाल। ठीक है जी, आई की वैल्यू हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेंगे कि 1/2 हो गई। ठीक है जी, अच्छा अब चलिए एक बार इसी 1/2 को हम एक बार क्वेश्चन के हिसाब से हम फाइंड आउट करके देखते हैं। ठीक है जी, हम क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन के हिसाब से फाइंड आउट करके देखते हैं। तो अपने पास ये क्वेश्चन दे रखा है, अपने पास दे रखा है जी डेल्टा TF। ठीक है जी, और किसका दे रखा है तो 0.1 मोलल सॉल्यूशन है एसिटिक एसिड का, 0.1 मोलल सॉल्यूशन है एसिटिक एसिड का। ठीक है जी, 0.1 मोलल सॉल्यूशन है एसिटिक एसिड का, और उसका डेल्टा TF हमें क्या दिया है
तो 0.256 केल्विन, 256 केल्विन। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद में क्या दिया है, तो हमें KF दिया है बेंजीन का, और KF कितना है, तो 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल -1। ठीक है जी। तो अपने पास यहां तक दे रखा है। अब देखिए, तो डेल्टा TF का अपने पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। ठीक है जी। I हमें निकालना है, ठीक है, डेल्टा TF अपने पास है, KF अपने पास है, M अपने पास है। अच्छा जी, डेल्टा TF कितना हो गया अपने पास, तो 0.256 हो गया अपने पास डेल्टा TF। ठीक है जी। I को I रखना है, KF अपने पास है 5.12 गिवन है, KF नहीं लिखा मैंने, KF इज इक्वल टू कितना है, 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल -1। ठीक है जी। 5.12 है अपने पास, और मोलैलिटी अपनी 0.1। ठीक है जी। तो I की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, तो 0.256 डिवाइडेड बाय 5.12 इंटू 0.1। ठीक है जी। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया। ठीक है जी, ये ऐसे हो जाएगा, और हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो I की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 1/2। देखिए, यहां हमने निकाला था I 1/2, और वहां क्या आ गया अपने पास, I 1/2। तो हम सिर्फ ये देख के क्या निकाल सकते हैं, I की वैल्यू निकाल सकते हैं कि कि सॉल्यूट का क्या हुआ है, सॉल्यूट कितने पार्ट में टूटा है। सिर्फ इसको देख के हम क्या निकाल सकते हैं, I की वैल्यू। बहुत आसान ट्रिक है ये अपने पास। ठीक है जी। अच्छा, एक और सवाल ले लीजिए, चलिए। अपने पास दे रखा है 2.0 ग्राम बेंजोइक एसिड C6H5COOH। ठीक है जी। और इसको हमने डिसॉल्व किया 25 ग्राम बेंजीन में, 25 ग्राम किसमें, बेंजीन में, C6H6 में। ठीक है जी। अच्छा, और हमें डेल्टा TF इसमें देखने को मिला, यानी कि ऑब्जर्व्ड अपने पास क्या आया, डेल्टा TF हमें देखने को मिला, यानी कि ये क्या है, ऑब्जर्व्ड है, ऑब्जर्व्ड। ठीक है जी। और इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आई, तो ये आई 1.62। ठीक है जी, 1.62 केल्विन। ठीक है जी। और अपने पास क्या दे रखा है, तो अपने पास दे रखा है इस बार KF फॉर बेंजीन दे रखा है 4.9। तो KF कितना दे रखा है, तो 4.9 केल्विन किलोग्राम मोल -1। ठीक है जी। अच्छा, और हमें पूछा है कि what is the percentage association of the acid if it forms dimer in the solution। तो क्या बनाता है जी, डाइमर बनाता है अगेन। ठीक है जी। तो हमें क्या पूछना है, हमें बताना है परसेंटेज एसोसिएशन बताना है इसका। ठीक है जी, परसेंटेज एसोसिएशन बताना है। तो चलिए फिर से लगाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। अच्छा, और अपने पास मोलैलिटी तो दी नहीं है इस बार, तो हम डेल्टा TF रखेंगे कौन सा, ऑब्जर्व्ड वाला, और ये सब कौन से रखेंगे, तो ये सब रखेंगे कैलकुलेटेड वाले। ठीक है जी। अच्छा, जब भी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, I का यूज करेंगे, तो एक साइड वाले को तो कौन सा रखेंगे, ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड, और दूसरी साइड वाले को कैसा रखेंगे, तो कैलकुलेटेड। ठीक है जी। एक साइड ऑब्जर्व्ड वाली वैल्यूज रखेंगे और दूसरी साइड कैलकुलेटेड वाली। क्यों, क्योंकि हमने I से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही हमने I से कैलकुलेटेड को मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया, ऑब्जर्व्ड बन गया। I इंटू कैलकुलेटेड इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड, यही तो होता है। क्योंकि भाई कि देखिए, हमें पता है ना कि देखिए डेल्टा TF मान लीजिए ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा TF कौन सा, तो कैलकुलेटेड इज इक्वल टू I होता है। तो डेल्टा TF ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू डेल्टा TF कैलकुलेटेड, और कैलकुलेटेड की वैल्यू अपनी क्या रख सकते हैं, तो KF इंटू मोलैलिटी। तो यही तो मैंने किया है। ठीक है जी। अच्छा, और चलिए इसको एक बार मिटाते हैं और इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो डेल्टा TF अपने पास दिया है 1.62। ठीक है जी। अच्छा, I हमें नहीं पता। ठीक है जी, हमें नहीं पता I। अच्छा,
इसके बाद हमें क्या दिया है, तो मोलैलिटी के लिए तो W2 गिवन मास ऑफ सॉल्यूट दिया है 2, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो हमें कौन सा लेना है, कैलकुलेटेड, तो कैलकुलेटेड अभी निकाल लेते हैं। तो ये आ गया 72 + 5 + 12 + 32 + 1, ठीक है जी। और ये आ गया 5 और 6, 72 एंड 6 78, 80, 90, 122, ठीक है जी। 122 आ गया, 2/122 इंटू 1000 बाय क्या दिया अपने पास, तो कि 25 ग्राम ऑफ C6H6 में है, यानी कि सॉल्वेंट का मास दिया है 25, ठीक है जी। तो ये 25, ये हो गया 40, ये हो गया 6 और 1, ठीक है जी। तो ये कुछ I की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 1.62 इंटू 61 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है जी। और यहाँ अपने पास कुछ I की वैल्यू आ जाएगी, I की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व कर 0.504 के तकरीबन इसकी वैल्यू अपने पास आ जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या हुआ था, डाइमराइजेशन हुआ था, हमें पता है। तो C6H5COOH दो ने मिलके क्या किया होगा, तो C6H5COOH का होल ट्वाइस इसने बना लिया होगा, ठीक है जी। अच्छा, तो चलिए एक बार करते हैं। मान लीजिए मैंने इसका लिया था 1 मोल स्टार्टिंग में, जब टाइम 0 था, तो यहाँ कुछ नहीं था, तो एट t = t, टाइम t पे क्या हो गया होगा, तो इसमें से अल्फा टूट गया होगा, और यहाँ क्या बना होगा, तो ये इसमें से अल्फा अगर टूटा होगा तो इसमें से क्या बना होगा, अल्फा/2 बना होगा। देखिए 2 से 1 बनता है, तो अल्फा से कितना बनेगा, अल्फा/2। अच्छा, तो I क्या है, तो I है कि एक कितने में टूट गया, कि पहले 1 था वो कितने में टूट गया, तो कितने में टूट गया, तो ये टूट गया 1 - अल्फा + अल्फा/2, इतने में टूट गया। देखिए इतने हो गए ना, तो I की वैल्यू ये रखनी है, तो I = अपने पास क्या हो जाएगा, 1 - अल्फा/2, ठीक है जी। I की वैल्यू है 0.504, 504 = 1 - अल्फा/2, और अल्फा/2 कितनी हो जाएगी, तो 1 - 0.504, तो यहाँ कर लेते हैं, अल्फा/2 कितना आ जाएगा अपने पास, अल्फा/2 = 0.496 आ गया, और अल्फा अपने पास कितना आ गया, तो ये आ गया 2 और 9 8, 0.892। और अगर अपन परसेंटेज अल्फा निकालें, परसेंटेज अल्फा, तो आ जाएगा 89.2%। परसेंटेज में क्या करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। कहने का मतलब अगर मैं परसेंटेज अल्फा निकाल लूँ तो 0.892 यानी कि अल्फा इंटू 100, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, 89.2% के आ जाएगा, ठीक है जी, परसेंट। तो परसेंटेज डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, 89.2%। अच्छा हाँ, अल्फा क्या है, अल्फा, तो अल्फा अपने पास है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है जी। अच्छा, तो कहने का मतलब हमने क्या समझा, समझिए, हमने ये समझा कि जब भी हमें ऑब्जर्व्ड वैल्यू को कैलकुलेटेड के इक्वल रखना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटेड को I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां कैलकुलेटेड, यहां I, तो ये ऑब्जर्व्ड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा कोई हमसे ये पूछ ले कि हम मान लीजिए हमें ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड की वैल्यू दे दे, और हमसे क्या पूछ ले कि भाई ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड की वैल्यू देते, और कोई हमसे पूछ ले कि बताओ भाई एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो हम क्या करेंगे, सीधा I से मान लीजिए ऑब्जर्व्ड बाय कैलकुलेटेड रख के I की वैल्यू निकाल लेंगे, और I को क्या रख देंगे, नॉर्मल बाय एबनॉर्मल के इक्वल रख देंगे, ठीक है, नॉर्मल बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के इक्वल रख देंगे, और हमारे पास आ जाएगी, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन में अगर हमसे कोई कह दे कि भाई निकालिए कि जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, या मैं कहूं कि एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास जो आएगा इस बेंजोइक एसिड का, वो कितना आएगा, तो देखिए I की वैल्यू अपने पास कितनी है, तो अपने पास है 0.504, ठीक है, इज इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाय ऑब्जर्व्ड या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है जी, ऑब्जर्व्ड या मैं कहूं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है जी, या मोलर मास। अच्छा जी, नॉर्मल अपने पास कितना है,
तो नॉर्मल अपने पास है 122। ठीक है जी, ऑब्जर्व्ड अपने को नहीं पता तो मान लीजिए मैं रख लूँ m ऑब्जर्व्ड। ठीक है जी, और वैल्यू हो गई 0.504। तो कितना आ जाएगा, तो m ऑब्जर्व्ड आ जाएगा अपने पास 122 डिवाइड बाई 0.504। ठीक है जी, तो वो कितना आ जाएगा, तो 244 के तकरीबन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, तो हम m ऑब्जर्व्ड को भी निकाल सकते हैं। बस हमें जो बात हर क्वेश्चन में याद रखनी है वो इनमें पहले वाली में से कोई बात नहीं, सिर्फ एक बात हमें याद रखनी है। हर एक क्वेश्चन में हमें एक ही बात याद रखनी है, और वो एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि जब भी किसी, मान लीजिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू से स्टार्ट कर देता हूं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होती है, तो P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। तो पहले ये होती थी, अब क्या हो जाएगी, I इंटू एक्स बी हो जाएगी। ठीक है जी, एक। ठीक है जी, दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने पास क्या होती है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो वो हो जाएगी डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होता था, के बी इंटू एम होता था, इधर हो जाएगा आई। ठीक है जी, अच्छा इसके अलावा क्या हो जाएगा अपने पास, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाता था, आई इंटू के एफ इंटू एम हो जाएगा। पहले के एफ इंटू एम होता था, अब आई लग जाएगा, और पाई इज इक्वल टू सी आर टी होता था, और अब क्या हो जाएगा, आई सी आर टी। बस हमें जो बात ध्यान रखनी है वो क्या है कि अगर हम एक तरफ की वैल्यू को लेंगे ऑब्जर्व्ड वाली वैल्यू, कि अगर इस तरफ मैंने क्या वैल्यू ली है कि मैंने ली है ऑब्जर्व्ड। ठीक है जी, और इधर का मेरे को वैल्यू पुट करनी है, तो इधर वैल्यू कौन सी पुट करूंगा, तो कैलकुलेटेड वाली। ये आई है क्या, तो आई वो है जो कैलकुलेटेड से मल्टीप्लाई होके उसको ऑब्जर्व्ड बना देता है, कि कैलकुलेटेड इनटू आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड। हमें बस यही बात हमेशा याद रखनी है। ठीक है जी, और इसके अलावा ये हमें कहां से पता लगा, क्योंकि आई क्या होता है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, और अगर हम कैलकुलेटेड को इधर भेज दें तो वो ऑब्जर्व के इक्वल आ जाती है। बस यही हमने यहां किया है। हमें सिर्फ और सिर्फ इस पूरे लेक्चर में मैं कह रहा हूं कि सिर्फ यही बातें याद रखनी है, ओनली ऑन यही। ठीक है जी, इसके अलावा हम अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा निकालना बहुत आसान है। अल्फा जब भी निकालना हो तो हम क्या कर लेंगे, तो जो भी हम अपने पास दे रखा हो, मान लीजिए KCl वाला एग्जांपल है, तो KCl टूट के बनाएगा K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो अपने पास T इज इक्वल टू 0 पे मान लीजिए 1 था, यहाँ कुछ नहीं टूटा था, तो 1 में से अल्फा टूट जाएगा, यहाँ अल्फा, इस सारे को जोड़ना है इस वाले को, और किसके इक्वल रखना है, तो I के इक्वल रखना है, और अपने पास अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा। किसी भी सवाल में आप ये लगा सकते हैं और ये कर सकते हैं आप। ठीक है जी, इसके बाद मैं कह रहा हूँ वेंट ऑफ फैक्टर का आपको कभी भी कोई सवाल नहीं अटकेगा। ठीक है जी, तो यहां तक हमने देख लिया, तो सॉल्यूशन चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। तो इसके अलावा इसमें कुछ नहीं बचता है। ठीक है जी, तो कल से इसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, तो तब तक के लिए धन्यवाद।